हेलो एवरीवन, वी टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। एक खुशहाल जिंदगी वो है जहां आपकी लाइफ हेल्दी भी हो और वेल्दी भी। वी टॉक्स में हम बात करेंगे हम कैसे इस लाइफ को मेंटेन कर सकें। इन दोनों को बैलेंस रखने के लिए हम एक्सपर्ट की एडवाइस लेंगे वी टॉक्स में। आज हमारे साथ एक्सपर्ट है व्हाइट ओक कैपिटल से प्रशांत खेमका ने 2017 में व्हाइट ओक कैपिटल को लॉन्च किया था। इनके पास सबसे बड़ी फंड मैनेजमेंट टीम है विद 41 फंड मैनेजर्स। अगस्त 2017 में इनका फर्स्ट ऑफशोर फंड लॉन्च हुआ था और अप्रैल 2019 में फर्स्ट ऑनशोर पीएमएस। नवंबर 2021 में इन्होंने यस एसेट मैनेजमेंट को पूरी तरह एक्वायर कर लिया था और जुलाई 2022 में इनका फर्स्ट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च हुई थी, व्हाइट ओक फ्लेक्सी कैप फंड। तो आज हमारे साथ है व्हाइट ओक से मिस्टर चिराग पटेल, जो कि प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी हेड है। एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में इनका 16 ईयर का एक्सपीरियंस है। इनकी लास्ट वर्किंग थी आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी के साथ एज अ हेड प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। बेसिकली ये मार्केट के गैप को देख के उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं और आपके लिए वो प्रोडक्ट लेके आते हैं। इंडस्ट्री के काफी फर्स्ट फीचर प्रोडक्ट इन्होंने दिए हैं, जैसे कि बेफ और आईसीआईसी का फ्रीडम एसआईपी। ही इज बैचलर इन इंजीनियरिंग, डिड हिज मास्टर इन फाइनेंस एंड अ सीएफए। तो चलिए वेलकम करते हैं चिराग सर का। Thank you, Vikash, for inviting me. It's pleasure to connect with you and your audience. सो ऑलमोस्ट एक ईयर होने वाला है सर व्हाइट ओक को, और आप लोग काफी कंसिस्टेंटली अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं और यस परफॉर्मेंस भी अच्छी हो रही है, मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट सर अगर अपन वर्ल्ड वाइड देखें तो स्थिति इतनी अच्छी नहीं है लास्ट ईयर। मोस्टली वेस्ट में हम लोग रेप्लिका करते हैं यूएस के मार्केट को और प्रेशर बना रहता है, बट इस साल हमने कुछ अलग देखा। इंडिया ने बिल्कुल अपोजिट परफॉर्म किया और दुनिया भी ये देख रही है कि इंडिया में रिसेशन आने का चांसेस जीरो है। और इस मामले में आप क्या कहना चाहोगे, अगर हमें मार्केट को लेके कंसर्न होना चाहिए या फिर मार्केट इसी तरह पोटेंशियली अच्छा ग्रो करेगा? तो 2021 का जो साल था तब सारे मार्केट बहुत अच्छा कर रहे थे। इवन डेवलप मार्केट वाज डूइंग बेटर देन इंडिया। बट 2022 आया, जैसे ही फेड ने रेट हाइक करना शुरू किया, द रीजन वाज उन्होंने बहुत सारे स्टिमुलस दिए थे और स्टिमुलस की वजह से वहां से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत बढ़ गया। मतलब इन्फ्लेशन वाज क्वाड्रापल्ड, 2 का 4 हो गया, 2 का 8 हो गया, विच इज अ 4 टाइम्स जंप। तो उनका एवरेज 2 रहता था, वो 8 हो गया। जैसे कि हमारा एवरेज 4 रहता है, अगर आप समझ लो वो वहां से 16 हो जाए तो क्या होगा। तो वहां पे वो हालत थी, तो उन्होंने रेट हाइक शुरू किए। रेट हाइक इज यार, यू आर टेकिंग बैक द स्टिमुलस अवे फ्रॉम द इकोनॉमी। तो स्टिमुलस देना बड़ा आसान है, उसको लेना बड़ा मुश्किल है। इट्स जस्ट लाइक वो शराबी को शराब दो तो बड़ा मजा आता है, मगर उसको जब शराब शराब छुड़वाने की बारी आए तो वो छटपटाता है। तो दैट इज व्हाट स्टार्टेड हैपनिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमी। हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ, कुछ स्टैगफ्लेशन की समस्या भी बोलते हैं, राइट। अब हिंदुस्तान में देखो कि हिंदुस्तान में इतना बड़ा स्टिमुलस नहीं, मॉनिटरी स्टिमुलस नहीं था, राइट। फिजिकल स्टिमुलस था, तो उसकी साइड इफेक्ट भी कम आई या बहुत कम आई। तो हमारा उतना इकोनॉमी उतनी प्रॉब्लम में नहीं थी 2022 में जितनी वर्ल्ड इकोनॉमी। तो फिर यूक्रेन रशिया वॉर हुआ तो क्रूड के प्राइस और बढ़ गए अप्रैल में। तो वहां से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बिल्ड होनी शुरू हुई। क्योंकि वर्ल्ड रिसेशन की बात पे शुरू हुई तो क्रूड के प्राइस नीचे आ गए। अगर क्रूड के प्राइस ऊपर होते तो हिंदुस्तान को भी इतना ही परेशानी थी। मगर क्या हुआ, $130 का क्रूड था जो आज $74 हो गया। तो हिंदुस्तान के लिए बड़ा अच्छा है। तो आप देखो दुनिया में हर जगह पे प्रॉब्लम है। डेवलप्ड इकोनॉमी में स्टैग्फ्लेशन का प्रॉब्लम है या लो ग्रोथ का प्रॉब्लम है या फिर हाई इन्फ्लेशन का। हमारे यहाँ पड़ोसी पड़ोसी देख लीजिए, पाकिस्तान में 35% इन्फ्लेशन है, फिस्कल डेफिसिट है, करंट अकाउंट है। श्रीलंका में फिस्कल डेफिसिट है, 30% का इन्फ्लेशन। बांग्लादेश में 18% का इन्फ्लेशन, नेपाल में 20% का इन्फ्लेशन। तो एवरीवेयर, चाइना में भी प्रॉब्लम है। ऑल आर नेबर्स, ऑल इमर्जिंग कंट्रीज, यूएस एंड डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी है। बट हिंदुस्तान का देखो, यहाँ का जीडीपी 7.2 है और इन्फ्लेशन 4.25 है। ग्रोथ बहुत अच्छा है और इन्फ्लेशन के आज कंट्रोल में है। तो इट इज रियली बूमिंग इकोनॉमी। तो आप पूरा लोग उठा के देखिए, ठीक है ना, दूसरा हिंदुस्तान है ना, नजदीक के फ्यूचर में हो सकता है। दैट इज व्हाट इज वेरी यूनिक अबाउट इंडिया टुडे। तो बस इंडिया में परेशानी एक ही बात है कि इंडिया में कोई परेशानी नहीं है। राइट सर, राइट। सर जैसा आपने बोला दूसरा हिंदुस्तान नहीं है, आज सुबह ही एक मैसेज पढ़ रहा था, शायद व्हाइट ओक का ही ये मैसेज था कि लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान,
सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान। और ये गाना बहुत पहले आया था, बट आज इस गाने को हम रिलेट कर पा रहे हैं। 10 साल पहले अगर मैं, या इकोनॉमी में, और 10 साल पहले अगर मैं देखूं तो इतना कॉन्फिडेंस हम लोगों को भी खुद पर नहीं था। हम लोग बाहर जा रहे थे, जॉब्स बिजनेस सब कुछ बाहर स्टेब्लिश कर रहे थे, यूएस, दुबई, सिंगापुर। बट अब थोड़ी सीन चेंज हुए हैं लास्ट ईयर्स में, और लोग यहाँ पर आना चाह रहे हैं। बाहर की कंपनीज उल्टा यहाँ इंडिया में डेवलप होना चाह रही है, और हमारा पोटेंशियल पूरे वर्ल्ड को दिख रहा है। और हमें भी कॉन्फिडेंस है कि हम अपने आप को एज ए सुपर पावर देख सकते हैं आने वाले टाइम में। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ये कॉन्फिडेंस आना, ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। जहां पर सब जगह त्राही त्राही मची है, वहां इंडिया में जय श्री राम हो रहा है। और ये चीज अच्छी है। और मैं इस बीच में एक बात पूछना चाहूंगा कि जैसा आपने बोला कि इन्फ्लेशन हमारा काफी कम है, और ये ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है कि यूएस यूके से भी हमारा इन्फ्लेशन काफी कम है। और मेजर कंट्रीब्यूशन आप क्या सोचते हैं किन सेक्टर्स का रहा है, और किस बेसिस पर हम फाइनेंशियली अभी स्ट्रांग हो रहे हैं, और क्या क्या सेक्टर्स आप खुद देखना चाहते, आप सजेस्ट करते हैं सर? So basically, as the company will not look at sector कि ये sector में ही मुझे पैसा लगाना है, हम अच्छी कंपनियां ढूंढते हैं based on our philosophy। अब ये जो अच्छी कंपनी हमको कहाँ पे ज्यादा मिलती है, तो इंडिया being a very populated nation, our most of the GDP growth comes through consumption because we are 140 crore people and 65% is the young population। तो एक consumer not durables is a segment, a consumer discretionary is a segment where we see lot of opportunities, right? जैसे कि आपकी इनकम बढ़ने से आप कहाँ पे खर्च करते हैं, you buy a new house, you buy a new car, you buy some consumer appliances, consumer durables, right? You buy consuming high end product। पहले आप 10 रुपए का साबुन यूज करते, अब 50 रुपए का यूज करेंगे। So if you see the premiumization opportunity in this sector is very high, and that's why each stock can perform very differently also, right? राइट। तो वहाँ पे बॉटम अप स्टॉक पिकिंग की ज्यादा जरूरत होती है। तो वी लाइक दैट सेक्टर, लाइक आईटी। तो आईटी में से बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है बिकॉज इट इज टेक्नोलॉजी ड्राइव द ग्रोथ टू द नेक्स्ट लेवल। एक एरा था जब आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, फिर आप देखो उसके बाद आपका कन्वेयर बेल्ट मास प्रोडक्शन वाला टेक्नोलॉजी आया, जनरल मोटर्स हैज ग्रोन इन दैट पीरियड। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट हुआ बिफोर जो यूएस और रशिया का जो कोल्ड वॉर हुआ, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बोर्ड हुई बिकॉज ऑफ दैट वॉर। और आप देखो जनरल इलेक्ट्रिक बोर्ड इन दैट पीरियड, आप उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, राइट? और अब आप देखो गूगल, एप्पल, अमेजॉन। तो इसमें टेक्नोलॉजी ड्राइव द economy to the direction, the world to the direction. That's why we think that IT sector where in fact more than more right? And BFSI, technical and financial, industrials, एक बहुत अच्छा segment है। So these are the segments where we see a lot of opportunity, and we perpetually like this segment. But most of the opportunities we found are belonging to this segment। यस सर। सर, वॉर की आपने बात की, रशिया यूक्रेन। रशिया यूक्रेन से हम लोग भी वॉर को लेके काफी कंसर्न है, और उसके बाद इंडिया डिफेंस में भी अच्छा परफॉर्म करना चाह रहा है, ग्रो करना चाह रहा है। हमारा डिफेंस इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, और उस डिफेंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर जो गैप है, उस गैप को खत्म करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और 5 साल का प्रोजेक्शन भी हमारा अच्छा है। तो डिफेंस में उतने स्टॉक्स नहीं है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट काफी स्टॉक्स हैं जो डिफेंस की वजह से इफेक्ट करते हैं। तो अभी डिफेंस को लेके हमारी स्ट्रेटेजीज क्या है, और डिफेंस में आपको कैसी ग्रोथ दिख रही है आने वाले टाइम में? तो यूक्रेन रशिया वॉर इज एक्चुअली कैटलिस्ट फॉर आवर डिफेंस, क्योंकि हमारा ज्यादातर जो इक्विपमेंट है जो रशिया से इंपोर्ट हो रहा था, अब क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुआ लास्ट ईयर लगभग अप्रैल में, तो हमको रियलाइज हुआ कि हमारा ज्यादातर जो मटेरियल है, इवन फिनिश गुड एंड रॉ मटेरियल इज कमिंग फ्रॉम रशिया, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन टू डील विद, क्योंकि आपका पूरा सप्लाई चेन ब्लॉक हो गया। और आपका टैंक और ऐसी चीज होती है सबमरीन जिसमें एक पार्ट की वजह से सबमरीन पूरी नहीं चल सकती। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट वॉर फ्रंट पे इस पे काम शुरू कर, राइट? एंड दैट इज व्हाट इज गुड फॉर डिफेंस एज ए इंडस्ट्री।
हालांकि इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, मगर मोर एंड मोर कंपनीज यू कैन फाइंड इन स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस। तो पहले क्या था, पीएसयूज में भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती थी। अब प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनीज एक बार निखर के आ रही, जो पहले इंडिया को सर्व ही नहीं कर रही थी, वो यूरोप को सर्व कर रही थी, कंपनी यूएस को सर्व कर रही थी, बट देयर कस्टमर इज नॉट इंडिया। बट आफ्टर दिस एक्चुअली we are finding more and more opportunity in this space. However, the valuation is always concerned. मगर इसमें बॉटम अप स्टॉक पिकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सर, ये सारी तो इकोनॉमी की बात हो गई, इंडिया की बात हो गई। ग्रोथ स्टोरी हम देखेंगे आगे आने वाले टाइम में। बात करते हैं व्हाइट ओक की, तो सबसे बड़ा फंड मैनेजमेंट टीम है आपके पास, 41 फंड मैनेजर्स हैं जो कि 50,000 करोड़ अप्रॉक्स मैनेज कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में आपके पास 3300 करोड़ हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट और क्या स्ट्रेटेजीज के साथ आप ये इसको सिंक करते हैं? आपके 4 पिलर्स के बारे में सुना था मैंने, ये 4 पिलर्स मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि ये 4 पिलर्स क्या है और क्या कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके व्हाइट ओक? So White Oak as a group, we are having 40 plus members investment team, and the 4 pillars that we believe are very necessary for any investment management firm is people, process, philosophy, and portfolio construction. These are the 4 very important pillar for any investment firm, purely investment firm, because you must be aware that White Oak is good at investment, right? And the most important, we are only good at investments. The only business we do is investment. We don't have any businesses, right? And that's why we are very sincere in our approaches, in our investment team, and it is one of the best resource investment team. So I can tell you, we are having one forensic expert also, whose day in day out work is to find out what not to buy, and that is also very important, because when you buy small and mid cap stock, there are very landmines, राइट? और आप किसी लैंडमाइंस पे आपका पैर रख दो, आपका पूरा अल्फा चला जाएगा। And that's why I think what not to buy is very important. So that is what is the depth of our investment team. I'm just quoting one example. So every sector and stock has been covered by more than 2 people. And there where the actual debate take place and the final scrutiny will happen and we create a portfolio. So that's why people is very important. Many team members are having 10 years plus experience. So your money management is not going into any novice. So people are not experimenting with your money. So that what is we are doing over here. The second thing is our philosophy, right? So everyone tells that we should buy great businesses, but what is a great business? So we have everything defined. So when something is written, it means that you are sincere about it. है ना? आपकी विचार वाणी वर्तन में सातत्य रहता है। तो बेसिकली व्हाट इज दैट फिलोसॉफी, द ग्रेट, हाउ टू सिलेक्ट अ ग्रेट कंपनी, राइट? तो 3 चीज है, सुपीरियर रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल पहला, दूसरा स्केलेबल एंड लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, एंड थर्ड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन. So you can see this is a 3S principle within the philosophy phase. Now what is a superior return on incremental capital? देखो, आप मैं हमेशा बताता हूँ कि आप चावल का खेती करोगे तो पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि एमएसपी डिसाइडेड है। आप एक रेट से हाई रेट पे बेच नहीं सकते, क्योंकि चावल ही तो है, एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे, राइट? आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट, एनवायरमेंट कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपका मार्जिन कुछ भी हो सकता है। और जनरली कमोडिटी ड्रिवन बिजनेस में मार्जिन नहीं होते, बिकॉज इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एनीवन। बट इफ यू आर वेरी गुड एट वैल्यू एडिशन, आप उस चावल में से अगर बहुत अच्छा बिरयानी बना सकते हो, देन यू कैन हैव अ प्रीमियम ओवर योर कॉस्ट, राइट? तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल विल इंक्रीज, and because your biryani is very tasty and nobody else can make the biryani like you, and your customer is really fond of your taste, even though you hike the price, people will not run away when your raw material cost increases. So you can maintain those pricing power in worse condition also. These are called great biryani business, are the great businesses. So that is one, how to find a great businesses who can give you higher return on your invested capital. The second one is whether this biryani business is scalable or not, राइट? उसका मार्केट बड़ा है कि, तो हिंदुस्तान में बड़े मार्केट का कोई समस्या नहीं है जनरली, क्योंकि सारे प्रोडक्ट बिक सकती है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। तो बिरयानी का बिजनेस स्केल हो सकता है, हाँ ये स्केल हो सकता है। अब आप देखो स्केलेबिलिटी क्यों जरूरी है? 1000 करोड़ का मार्केट कैप का कंपनी है,
वो 10,000 करोड़ होगा तो बड़ा होगा कंपनी आपका, तो पैसा बनेगा। उसके लिए आपको बहुत सारी शॉप्स खोलनी पड़ेगी, बहुत सारी जियोग्राफिकल लोकेशन में एक्सपांड करना पड़ेगा, तो उसको स्केल करना पड़ेगा। तो स्केलेबिलिटी होना चाहिए। तीसरा, स्केल करने का आपका नियत है कि नहीं और आपकी एग्जीक्यूशन एबिलिटी है कि नहीं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट रोल आप प्ले करता है कि भाई मैनेजमेंट में एबिलिटी है कि नहीं, उसका विजन है कि नहीं, उसका गवर्नेंस कैसा है। तो ये तो हर क्वार्टरली ट्रैक करना पड़ता है आपको। सो बेस्ड ऑन दिस थ्री पिलर वी डिसाइड दिस इज द ग्रेट कंपनी। तो उसमें जनरली कमोडिटीज कंपनी निकल जाती है, स्टेट ओन एंटरप्राइज निकल जाते हैं, क्योंकि देयर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट टू क्रिएट शेयर होल्डर वैल्यू बट टू give social services, to do some social service or social cost. And there is nothing wrong in it, right? World over, it is the same. So that's why those company will generally exclude from our set of businesses और वहां पे हमको बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो यहाँ से हम ग्रेट बिजनेसेस डिसाइड करते हैं। तो जैसे कि हम 750 से ऊपर कंपनी को देखते हैं, उसमें से 200 ग्रेट कंपनी निकालते हैं। अब ये कंपनी निकाल तो ली, अब इसका वैल्यूएशन एनालिसिस होता है, राइट? वैल्यूएशन एनालिसिस कैसे होता है? तो उसका एक फ्रेमवर्क है हमारा, ऑप्को फिनको फ्रेमवर्क। मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा कि दो सोने के गहने हैं, ठीक है? आपको डिसाइड, दोनों का वेट सेम है, आपको डिसाइड करना है इसमें किसमें वैल्यू ज्यादा है, राइट? एक का कीमत 5 लाख है, एक का कीमत 4.5 लाख। तो अपने को लगेगा 4.5 लाख वाला सस्ता है। जनरली हम पता है लो पी स्टॉक खरीदते हैं, मगर आपको ये देखना है कि 4.5 लाख वाले जो गहना है उसमें सोना कितना है, तांबा कितना है। क्योंकि 50,000 10 ग्राम का सोने का दे सकते हो, तांबे का नहीं दे सकते। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए उसमें सोना कितना है, तांबा कितना है, राइट? उसके बेसिस पे ही आप वैल्यू, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, हर एक कंपनी में सोना और चांद तांबा अलग करते हैं। तो ये सोना है वो ऑपरेटिंग कंपनी बोलते हैं, और तांबा इसको फाइनेंसिंग कंपनी बोलते हैं, जिसपे रो रिटर्न आता है। वो डिसाइड करने के बाद हम कंपनी का वैल्यूएशन कंपेयर करते हैं बेस्ड ऑन द ऑपरेटिंग कंपनी, बेस्ड ऑन द गोल्ड प्राइस एंड नॉट ऑन द। तो ये करने के बाद फाइनली जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन आता है, उसपे हमने अब क्या किया, आपको फिनको करके हमने 50 से 60 कंपनियां फाइनली आइडेंटिफाई कर दी। अब उसका वेट असाइन करना है। ये वेट कैसे असाइन करेंगे ताकि वी एंड अप क्रिएटिंग अ बैलेंस पोर्टफोलियो, राइट? क्योंकि कभी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, कभी एक्सचेंज रेट नीचे जाएगा, कभी क्रूड प्राइस ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। तो हर एक कंपनी को अलग अलग तरीके से असर करती है, किसी को फायदा करेगी, किसको नुकसान करेगी, राइट? जनरली ग्रेट कंपनी को ये ज्यादा इंपैक्ट नहीं करती, बट व्हेन वी क्रिएट अ पोर्टफोलियो वी ऑलवेज टेक इनटू अकाउंट कि हम एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाए ताकि मेरा अल्फा का भी कंसिस्टेंसी रहे। दिस इज व्हाट इज माय फाइनल स्टेप ऑफ पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। सो द पीपल, फिलोसॉफी, फिलोसॉफी में आपका आपका ग्रेट कंपनी, प्रोसेस में आपका आपका वैल्यूएशन एनालिसिस, जिसको हम आपको फिनको फ्रेमवर्क बोलते हैं, और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में आ गया बैलेंस पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। सो दिस आर द फोर प्रोसेस वी यूज एट ट्राइटो। ग्रेट सर, यही कॉन्सेप्ट अच्छा लगा मुझे। और मैं क्या है ना कि लोगों को ड्रीम होती है कि कार या फोन या कुछ चीज़ों से अटैचमेंट होता है। मेरा अटैचमेंट फंड से है, और मैं काफ़ी फंड्स में रिसर्च करता हूँ, और उसके हिसाब से मुझे जो कुछ फंड प्यारे लगते हैं, उनमें से अभी नया फंड आया है जो आपका मिड कैप फंड है। मुझे बहुत प्यारा लगता है वो फंड, जिसके अंदर आप सिर्फ SIP और STP अलाउ कर रहे हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट आप नहीं ले रहे हैं। सर, इसके पीछे क्या रीजन है लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं लेने का, और आने वाले टाइम में क्या हम लमसम इन्वेस्टमेंट देखेंगे या सिर्फ SIPs ही इसमें अलाउ रहेगी? देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने ये फंड लॉन्च किया, राइट, तब हमने 300 करोड़ कलेक्ट किया था। तब से लमसम के लिए बंद है। आज फंड का यूम तकरीबन 700 करोड़ के आसपास है। तो मुझे फंड NFO के बाद SIP और STP के थ्रू ये पैसा कंटिन्यूसली आ रहा है। अब क्या होता है कि हम मिड कैप फंड को कैसे मैनेज करते हैं, उसमें मैंडेट होता है 65% आपको मिड कैप में डालना है और बाकी का आप कहीं पे भी डाल सकते हो। तो ज्यादातर कंपनी लार्ज कैप ज्यादा प्रीफर करती है, उसमें हम स्मॉल कैप में लगाते हैं, और 8-10% लार्ज कैप भी हो सकता है जस्ट फॉर लिक्विडिटी पर्पस। अब जब, क्योंकि हम बहुत अग्रेसिवली इस फंड को मैनेज करते हैं एंड वी रिक्वायर दैट कोई भी एक इंसान एक साथ लमसम डाले, और कभी कभी मार्केट लॉन्ग प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रेंज बाउंड रह सकता है, और रेंज बाउंड जितना लंबा रहता है ना उतना फ्रस्ट्रेशन ज्यादा होता है। तो आपको पता है ना, पेन वाला फेज होता है ना, वो लंबा होता है हमेशा साइकोलॉजिकली। 1 साल का गेन वाला फेज और 1 साल का पेन वाला फेज दोनों होते हैं साइंटिफिकली सेम, मगर पेन वाला फेज साइकोलॉजिकली लंबा होता है।
वो बोलते हैं ना कि लेंथ ऑफ 1 मिनट डिपेंड्स ऑन विच साइड ऑफ टॉयलेट यू आर, राइट? सो ये पेन वाले फेज में लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब तेजी आती है तो जल्दी से निकल जाते हैं, मगर एसआईपीज में ऐसा नहीं होता। मार्केट गिरता है, एक 1.5 साल गिरा, 1.5 साल रिकवर हुआ, your lump sum return is zero, but your SIP STP return is still maybe into double digit. It has happened in past also. कि 6.5 साल के लिए मिड कैप के रिटर्न 0%, SIP के रिटर्न 15% से। सो वी थिंक कस्टमर मेरे यहाँ आए तो खराब एक्सपीरियंस ना ले, राइट? गलती से भी गलत काम ना कर पाए, है ना? कभी कभी गलती से कोई फंड तेजी में सिलेक्ट हो जाता है, फिर लंबे समय तक रिटर्न नहीं आता, और वैसे ऐसी न्यूआंसेस या छोटी-छोटी गलतियाँ होती रहती है, राइट? एंड दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू अवॉइड दोज़ मिस्टेक्स, वी हैव केप्ट इट ओपन ओनली फॉर एसआईपीज़ एंड एसटीपीज़। एंड एस मिड कैप में एसआईपीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न देती है। 10 इयर्स एसआईपी आर बेस्ट इन मिड कैप, एंड दैट्स व्हाई वी वांटेड टू प्रमोट इट। So that is what is the gesture we show, and we 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 are continuing with that philosophy as of now. बढ़िया सर, ये फंड मैं भी चाहता हूँ कि इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये एक एसआईपी होनी चाहिए, चाहे कितना भी रेशियो में रखे वो। और सर, अभी हमने बात की इनोवेशंस की, तो आपने काफी नए आइडियाज इंडस्ट्री को दिए हैं। बैफ भी शायद आप ही की देन है, बैफ में आपका योगदान रहा है। और बैफ जो अपने व्हाइट ओक में भी आपने बैफ को लॉन्च किया है, तो इसमें क्या खास है और इंडस्ट्री में क्या अलग है इस बैफ में, और इन्वेस्टर को कैसा फायदा होगा? ये एक तरह से रामबाण है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका एपेटाइट कम है, जो मार्केट की वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर पाते। उनके लिए बैफ काफी अच्छा है, अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है उनको। तो अपना बैफ उसमें कैसे अलग है और क्या डिफरेंट है इसके लिए? सो बेसिकली है ना, इंसान के 3 तरीके के पोर्टफोलियोज होते हैं, ठीक है? 3 तरह की कैपिटल होती है, जिसको हम बोलते हैं, एक होता है प्राइमरी कैपिटल, दूसरा होता है मार्केट कैपिटल, और तीसरा होता है एस्पिरेशनल कैपिटल। जो प्राइमरी कैपिटल होती है ना, वो सबसे बड़ा पाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट वांट टू डिटेरियोरेट योर एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल, तो आपका सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे रहता है? फिक्स डिपॉजिट में, जहां से आपका नुकसान ना हो। उसके बाद आप थोड़ा पैसा मार्केट बकेट में डालते हो, मार्केट रिस्क बकेट में, ठीक है? और उसके बाद बहुत कम पैसा एस्पिरेशनल बकेट में होता है, कि जिसमें अच्छा होने से आपकी पूरी जिंदगी भी बदल सकती है, मगर जिसमें खराब होने से आपकी जिंदगी पे कोई नुकसान नहीं हो सकता। दिस बैलेंस एडवांटेज फंड फॉल्स इनटू द कोर बकेट, क्योंकि हिंदुस्तानी ज्यादा लोग फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं, जहाँ पे टैक्स भी ज्यादा लगता है और गारंटी होती है, मगर गारंटी के साथ ये भी गारंटी होती है कि आप इन्फ्लेशन को बीट ना कर पाओ, राइट? सो यू आर नॉट अर्निंग, you are running on a treadmill where you can't grow, you are staying there. Balance advantage fund is the portfolio where you can park your one of the biggest portion of your capital, right? So that is one thing. The second thing is कि वाइटोक बैलेंस एडवांटेज फंड कैसे डिफरेंट है? तो क्योंकि हम लेट आए इस स्पेस में, तो हमने बहुत सारी गलतियों से सीखे, राइट? और गलतियां खुद नहीं करके दूसरों की गलती से सीखना एक अचीवमेंट होता है। अभी तो हमने कोई ऐसा अचीवमेंट किया नहीं है, बिकॉज वी हैव जस्ट 4 months सिंस आवर इंसेप्शन। बट हमने एक ऐसे पैरामीटर रखे हैं मॉडल में, जो हर एक एनवायरनमेंट में अच्छा काम करे। देखो, कुछ मॉडल कुछ एनवायरनमेंट में अच्छा काम करेंगे, कुछ मॉडल अलग एनवायरनमेंट में काम करेंगे। जैसे कि आपको रेनकोट, छाता है, राइट? वो बारिश में अच्छा काम करेगा, वो विंटर में किसी काम नहीं लगेगा। और स्वेटर है, वो मई में काम नहीं लगेगा, राइट? और आप वाटर पार्क में विंटर में नहीं जाओगे, आप मई में जाओगे। सो एवरी वेदर हैज देयर ओन importance of the things that you need to carry along. That's why in every economic environment, different parameter of the model work differently. तो हमने क्या किया कि हमने पिछले 10 साल के नहीं, पिछले 25 साल के हिसाब से मॉडल बनाया है, कि हर अलग अलग एनवायरनमेंट में हमने मॉडल को टेस्ट किया है, और जो मॉडल हर एक एनवायरनमेंट में अच्छा सा काम करे, उस मॉडल को हमने अडॉप्ट किया है इन आर फंड। तो मैं उसमें ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, मगर एक हमारा जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, हम पीबी को आरओई के साथ देखते हैं, तो प्राइस टू बुक वैल्यू को रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ देखते हैं, और दूसरा आपका बॉन्ड यील्ड रेशियो है, विच इज जीसे किल डिवाइड बाय अर्निंग है। ये जो पैरामीटर्स है, ये मोस्टली सारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से एक हमको अच्छा असेट लोकेशन देता है। सो करंटली बिकॉज ऑफ हायर आरओई वी आर, अगर अपना जो अभी आज का आरओई है, विच इज
हायर देन लास्ट 10 year एवरेज, राइट? मतलब में एक रिजीम चेंज है। तो बिकॉज ऑफ दैट वी आर स्लाइटली हायर इनटू द इक्विटी एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री। तो हम बता रहे थे जब अभी 57,000 का सेंसेक्स गया था, 57-58, तो हमको ज्यादा अच्छा लग रहा था मार्केट हमारे मॉडल को। तो वी वर क्लोज टू 60% इन मार्च, and after that the market recover, and most of the industries model were around 50 or below 50, right? Only 2-3 funds were there which were higher than us, and because of that we could capture this rally very good, and that's why we are, I think, out of 27 we are the first quartile fund. However, past performance may not sustain in future. तो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप नहीं डिसाइड कर सकते, आप हमारी फिलोसॉफी, प्रोसेस और मॉडल के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो वेदर यू शुड इन्वेस्ट और यू नॉट इन्वेस्ट। एंड इन्वेस्टर मस्ट कंसिडर द रिस्क फैक्टर SID before investing into the fund. And one more important thing is which I have shared, that you must read that offer document before choosing to invest into this kind of fund. यस सर, मैं आपसे एग्री करना चाहूँगा कि यस, हम लोग काफ़ी कंजर्वेटिव हैं हमारे फंड्स को लेकर, हम उसे नेगेटिव नहीं देख सकते, इसलिए हम लोग फिक्स डिपॉजिट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। बट हमारा मेजर इन्वेस्टमेंट गोल्ड में, इंडिया का 70% जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट है वो हाउस होल्ड्स में, और ये गोल्ड और रियल एस्टेट। सेकेंड थिंग, रियल एस्टेट में भी हमारा इन्वेस्टमेंट बड़ा रहता है। अगर हमारे पास बड़ा पैसा है तो हम उसे इक्विटीज में नहीं डालेंगे, FD में भी नहीं डालेंगे, हम उसे उसमें प्रॉपर्टीज परचेज करते हैं। तो ये जो एसेट का एलोकेशन हम करते हैं, अपना फंड आया है मल्टी एसेट एलोकेटर फंड, तो इस फंड में ये इक्विटीज, गोल्ड, तो इनको कैसे मैनेज करेगा, प्लस क्या ये सही टाइम है, क्योंकि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है। ये कंसर्न हमारे इन्वेस्टर्स का है कि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, इक्विटीज भी हाई पे है, और अभी कमोडिटीज, दूसरे कमोडिटीज देखें तो वो भी अभी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि उनकी रेट्स को मेंटेन रखे। तो इस टाइम पर एसेट एलोकेटर फंड जो हमने लॉन्च किया है, ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगा और कैसे रिटर्न जनरेट करेगा? तो अपने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लॉन्च किया है। बेसिकली इट इन्वेस्ट इनटू इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, गोल्ड एंड फॉरेन इक्विटीज प्राइमरीली। इट कैन इन्वेस्ट इनटू रिट्स एंड इनविट्स आल्सो। सो बेसिकली गोल्ड जैसे कि इंडिया का बहुत बड़ा एक हाउस होल्ड होल्डिंग है, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आपको वो नहीं करना चाहिए, बिकॉज वेल्थ इज द थिंग विच कीप्स यू हैप्पी, राइट? इफ इट कीप्स योर फैमिली हैप्पी यू शुड हैव इट। तो जैसे जनरली इन्वेस्टमेंट मैनेजर होते हैं वो बोल देते हैं कि गोल्ड में नहीं करना चाहिए, बट वेल्थ इज नॉट अबाउट हैविंग सो मच रिटर्न, इट इज ऑल्सो अबाउट कीप योर सेल्फ हैप्पी। अगर लोग घर नहीं खरीदेंगे तो हम कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे फिर, है ना? घर खरीदते हैं तो टीवी फ्रीज खरीदते हैं ना, सैनिटरी वेयर्स खरीदते हैं, कंज्यूमर अप्लायंसेस खरीदते हैं। तो अगर वो खरीदेंगे नहीं तो हम इन्वेस्ट किस स्टॉक में करेंगे? तो बहुत जरूरी है कुछ लोग ये खर्चा करें ताकि कुछ लोग उसमें से कमा पाए, राइट? तो इट इज वेरी गुड फॉर इकोनॉमी। बट अब जैसे मैंने बोला, आपका कोर कैपिटल का कुछ हिस्सा आप BEF में डाल सकते हो, तो एक बहुत सारा हिस्सा आप मल्टी एसेट फंड में भी डाल सकते हो। तो हमने क्या किया, हमारे मल्टी एसेट फंड में हमने वॉलेटिलिटी को एक प्राइमरी इंडिकेटर बना दिया है। हमको वॉलेटिलिटी है वो 10 year गवर्नमेंट बॉन्ड के आसपास रखना, उससे बढ़ने नहीं देना। तो 10 year गवर्नमेंट बॉन्ड में अगर आप पैसा डालते हो तो पिछले 23 साल में आपको ऑन एन एवरेज 7.6% एनुअल रिटर्न मिला है। अगर आप, हमने जो मॉडल बनाया है तो हमने एक बैक टेस्टिंग किया है, तो हमने सारे पैरामीटर रखे हुए डिसाइड किया है कि आर रेंज इज दिस, आर इक्विटी is between 15 to 45, our gold is between 10 to 45. So these are the internal range that we have decided. Fixed income 10 to 55, 0 to 10 foreign equity. Within this range, we dynamically manage based on valuation principle, but we are not allowing our volatility to go beyond the bond volatility. और ये volatility को control करने के बाद आप कितना excess return दे पाते हो, right? That is what we have tried to do. तो इसको बोलते हैं आपने volatility fix कर दी, इससे ज्यादा बढ़ने नहीं देनी, और आप कितना रिटर्न इंप्रोवाइज करते हो एट द सेम नंबर, राइट? सो दैट वी ट्राई टू अचीव, एंड वन कैन अचीव अ फिक्स्ड डिपॉजिट प्लस काइंड ऑफ रिटर्न ओवर 3 year होराइजन, राइट? और दूसरा है कि आप अगर ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो, या डेट फंड में भी इन्वेस्ट करते हो, या फंड ऑफ फंड में भी इन्वेस्ट करते हो, तो अब आपको 3 साल के बाद भी फुल टैक्स पे करना है। इफ यू आर इनटू 33% bucket, you have to pay 33%. If you invest into our multi-asset allocation fund, is gross equity exposure always remain at 35%. Net can be slightly lower or slightly higher, but the gross equity would be 35. तो it qualifies for indexation benefit also. 3 साल के बाद
आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है, प्लस आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। मतलब में आपका जो भी रिटर्न आया उसमें से आपको इन्फ्लेशन निकाल देना है। इन्फ्लेशन निकालने के बाद जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आती है उसको निकाल के जो बाकी बचा उस रिटर्न पे आपको 20% टैक्स भरना है। सो इट इज वेरी बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू इक्विटी टैक्सेशन ऑल्सो समटाइम। सो दैट इज व्हाट वी डू एट आवर मल्टी। आपकी लाइन बहुत अच्छी लगी सर, किसी और का खर्चा हमारी रिटर्न है, और यही मैंने कहीं और भी सुना था कि किसी और का खर्चा आपकी इनकम है। अगर आपकी जेब में कहीं पैसा आ रहा है तो कोई ना कोई खर्चा कर रहा है। तो दोनों चीज़ें इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, कंजम्पशन भी ज़रूरी है और साथ ही साथ सेविंग्स भी ज़रूरी है। और बहुत अच्छा लगा सर, आपसे बहुत सीखने को मिला है। क्वेश्चंस बहुत मन में आ रहे हैं, बट इस सेशन को यहाँ खत्म करना चाहेंगे। और इन्वेस्टर के ये पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए व्हाइट ओक, और व्हाइट ओक के काफ़ी फंड्स अच्छे हैं और अलग ट्रेडिशन से काम कर रहे हैं। ये अच्छे रिटर्न डिलीवर कर सकते हैं, और आने वाले 5-10 साल में अगर मैं व्हाइट ओक को टॉप 5 में, टॉप 10 फंड्स में देखूं तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि ये जो आप जिस फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं, आप इन्वेस्टर को भी अच्छा रिटर्न देंगे और एज अ कंपनी यू कैन ग्रो। एंड एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, आपका टीम वर्क बहुत अच्छा है। एंड थैंक यू सो मच सर, आपने आप अपना कीमती समय हमको दिया है। और हमारे चैनल के बारे में या वी टॉक्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, आज के इंटरव्यू के बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो सर प्लीज। Being is your first interview, I think all the best to you and your team, and do well for your investor. हमारे लिए इन्वेस्टर सबसे प्राइम चीज होती है, वो है उनसे हम है, हमसे वो नहीं है, राइट? एंड विच इज नॉट द प्रोडक्ट विच इज नॉट इन्वेस्टर सेंट्रिक विल डाई इन फ्यूचर। दैट इज व्हाट इज आई ऑलवेज बिलीव, राइट? तो एंड ट्राई टू एजुकेट मोर अबाउट इन्वेस्टिंग। रेगुलेटेड प्रोडक्ट में ही इन्वेस्ट करिए। और अगर आपको व्हाइट ओक का फिलोसॉफी पसंद आता हो तो आप हमारे मिड कैप फंड में एसआईपी कर सकते हो, हमारे बैलेंस एडवांटेज मल्टी एसेट फंड में पैसा लगा सकते हो। अगर आप अभी कन्विंस नहीं हो तो यू कैन ट्रैक आर, यू शुड एटलीस्ट ट्रैक आर फंड्स एंड आर परफॉर्मेंस। सो दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑफ अ डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये थे मिस्टर चिराग पटेल, और उम्मीद करता हूँ काफी कुछ सीखने को मिला होगा आज। और ऐसे ही नए फंड्स और फंड हाउस के बारे में जानने के लिए मुझे फॉलो करें, और हमारे वी टॉक के साथ अपडेट रहने के लिए उस बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो अभी के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और व्हाइट ओक के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं।